Hello everyone, welcome to ChemUp Academy. So in today's lecture we shall be talking about the various techniques and this is your lecture number 7. I don't know which is the episode number it is, but you can keep a track via looking at the parts that we are uploading. Okay? Okay, so you can write down the name of the unit, some basic and you can place it as lecture number 7. I don't know whether it is lecture number 6 or 7. And the topic for today is techniques. In today's lecture we shall be talking about techniques. So अगर हम previous lecture के बारे में थोड़ा सा रिव्यू करें तो प्रीवियसली जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़े थे फंडामेंटल कंसेप्ट्स. दोज वर फंडामेंटल कंसेप्ट्स जिसके अंदर मेजरली हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था और इंडक्टिव इफेक्ट के साथ हमने पढ़ा था मेसोमेरिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जिसको बोल देते हो. उसी के साथ हमने पढ़ा था रेजोनेंस इफेक्ट और इसी के थ्रू हमने जाना था क्या ये हमारा होता है एक टाइप ऑफ परमानेंट, मेसोमेरिक होता है टेम्पररी और ये भी होता है आपका परमानेंट इफेक्ट. यही से एक और चीज जानी थी क्या कि जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो यूजुअली डिपेंड करता है आपके किस प्रॉपर्टी के ऊपर. वो यूजुअली डिपेंड करता है आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर. ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द मेजर प्लेइंग रोल. और इसी के साथ हमने जाना था क्या कि ये दो टाइप का होता है आपका प्लस आई और माइनस आई. माइनस आई का मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और प्लस आई का मतलब हो गया क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. यहाँ से हमने चीज़ें क्लियर करी थी. सिमिलरली आपके पास आ रहा था एक प्लस आर इफेक्ट, एक आ रहा था माइनस आर इफेक्ट, जिसके थ्रू हमने जाना था क्या कि अगर हम कंपाउंड्स लेते हैं लोन पेयर टाइप जो आपको लोन पेयर दे दें तो ऐसे कंपाउंड्स को या फिर ऐसे कंपाउंड जिनका लोन पेयर मूव करता है टूवर्ड्स द रिंग तो ऐसे कंपाउंड शो करते हैं प्लस आई इफेक्ट. वेयरएज अगर हम बात अगर हम बात करते हैं माइनस आर इफेक्ट की तो वो कहता था कि भाई ये तो इफेक्ट जो है वो रिंग से दूर जाएगा, मतलब रिंग से मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का दूर होगा. माइनस आर पे रिंग पे होता था आपका नेगेटिव चार्ज और प्लस आर पे रिंग पे होता है आपका पॉजिटिव चार्ज. ये चार्ज ऑन रिंग है, ये इसको आप कहोगे क्या चार्ज ऑन रिंग. ये चीज़ें हमने कल डिटेल में पढ़ी थी और इसी के थ्रू हमने जाना था कि हमारे जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स होते हैं इन्हीं से हमारी तीन चीज़ें आती हैं निकल कर, जिसको हम बोलते हैं क्या कार्बोकेटाइन या फिर आप बोलो कार्ब एनाइन या फिर आप बोल सकते हो उनको फ्री रेडिकल्स. ठीक है, ये सब चीज़ें हम कल के लेक्चर में अपने जान चुके हैं. अब जो एक और चीज़ थी या एक और हमारा इफेक्ट था वो है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन. हाइपर कॉन्जुगेशन ये जो इफेक्ट है ये भी एक टाइप ऑफ परमानेंट ही इफेक्ट होता है. और इस इफेक्ट को समझने के लिए हम किसी पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ कर लेते हैं. जैसे कि मेरे पास कोई भी कार्बन की लेयर है और यहाँ पर मेरे पास एक कार्बोकेटाइन भी है. मैंने क्या देखा कार्बोकेटाइन था तो यहाँ पर मेरे पास ऐसे बॉन्डिंग्स है. सिमिलरली यहाँ पर H है और यहाँ भी H है. हमें पता है जो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है दैट इज समवॉट लाइक दिस, मतलब कार्बन चारों तरफ से घिरा रहता है जिसके अंदर एक होती है आपकी s ऑर्बिटल और बाकी रहती हैं आपकी p ऑर्बिटल.
कुछ इस तरीके का हमारा सीन रहता है, मतलब कि कार्बन के पास होते हैं 3 p ऑर्बिटल्स और एक होती है s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल के बॉन्डिंग को हम यूजुअली कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी कार्बोकेटाइन की हम बात करते हैं तो सबके पास एक इलेक्ट्रॉन तो है अलोंग विद दिस पार्ट ऑफ s, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैंने बात की अपनी किसी भी कार्बोकेटाइन की, तो कार्बोकेटाइन का सीन क्या होता है कि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ताकि वो गेन कर सके एक पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ताकि वो गेन कर सके अपना पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, आपका ये जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ से हो जाएगा लूज और आपकी ये बन जाएगी क्या, पी ऑर्बिटल। पहले भी पी ऑर्बिटल थी पर पहले इलेक्ट्रॉन था, अब पी अभी भी पी ऑर्बिटल है पर अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसको बोलते हैं क्या, वेकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो जब आपके पास ऐसी चीजें जनरेट हो जाएं जहां पर आपके पास है वेकेंट पी ऑर्बिटल, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ की इस पार्ट की जो वेकेंट पी ऑर्बिटल है, वो जो ये वेकेंट पी ऑर्बिटल है वो यहाँ की ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करती है। इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का और कार्बन का, दोनों के पास बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन का, तभी तो बॉन्ड बन पाया। तो यहाँ की वेकेंट पी ऑर्बिटल अब दूसरे वाले के साथ कंबाइन करना शुरू कर देती है। यहाँ पर मूवमेंट हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के बाद जो सिचुएशन बनती है वो आपकी बनती है कुछ इस तरीके की। कुछ इस तरीके की, मतलब यहाँ का जो ये वाला बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड का ये दो इलेक्ट्रॉन्स कॉरेस्पॉन्डिंग है, हाइड्रोजन और कार्बन के ये दोनों बॉन्ड्स थे। अब ये दोनों बॉन्ड्स क्या करते हैं, इनको दिखती है खाली पी ऑर्बिटल, इसी को तो बोलते हैं क्या, एम्प्टी पी ऑर्बिटल। इनको दिखी ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल, एम्प्टी पी ऑर्बिटल के अंदर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भाग करके इधर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हो जाती है यहाँ डबल बॉन्डिंग, और बचा हुआ ये जो पॉजिटिव चार्ज था, तो इसके पास कोई कमी नहीं है। कमी ना इसके पास है, कमी किसके पास हो गई, आपके हाइड्रोजन के पास जो थी वो कमी पहुंच गई है। तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन को डिफाइन करूं, तो मैं कह सकती हूँ क्या, कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन किसी एम्प्टी पी ऑर्बिटल के पास चला जाता है ताकि वो और स्टेबिलिटी गेन कर सके, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ऐसी चीज़ों को हम बोल सकते हैं क्या, ऐसी चीज़ों को हम बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल ऐसी चीज़ों को हम बोल सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ऑल्सो ज़रूरी नहीं है कि यही वाला हाइड्रोजन जाए, ऐसा भी हो सकता था कि मेरे पास ये जो दूसरा वाला कार्बन है ये चला जाता इसके साथ बॉन्डिंग में। तो ऐसे सिनेरियोज भी आपके क्रिएट किए जा सकते थे। तो जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उतने ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्स आप बना पाओगे, उतने ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन और उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी। ऑल्सो अगर आप देखो कि हमारा जो कार्बोकेटाइन होता है यहाँ पर है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और अगर मैं देखूं कि यहाँ का कार्बोकेटाइन जनरेट होकर के यहाँ आ गया, तब तो कार्बोकेटाइन खत्म हो गया, तो स्टेबिलिटी का मैटर ही खत्म हो गया। तो इस वजह से आप कह सकते हो प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, एंड दिस इज द ऑर्डर। कुछ इस तरीके से आपका ऑर्डर आता है हाइपर कॉन्जुगेशन का, सॉरी, इस तरीके से ऑर्डर आता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन का। ठीक है, ये आती है आपकी स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप उतनी ही ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनने के चांसेस हैं। अगर सपोजिटली यहाँ पर कार्बन की जगह यहाँ पर भी H होता, तो आप एक और स्ट्रक्चर बना सकते थे जिसके अंदर ये चार्ज आ चुका होता इसके ऊपर और ये बॉन्ड जा चुका होता इधर। तो कुछ इस तरीके से आप हाइपर कॉन्जुगेशन को एक्सप्लेन करोगे। अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें हम जनरेट करके देख चुके हैं, परमानेंट इफेक्ट कौन सा होता है, टेम्परेरी और परमानेंट कौन होते हैं, सिर्फ आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन परमानेंट है और कौन परमानेंट नहीं है। अब आते हैं हम अपने नए टॉपिक के ऊपर। जो हमारा नया टॉपिक है जो कहता है कि अब तुम्हें डिस्कस करनी है टेक्निक्स। अगर मैं टेक्निक्स की बात करती हूँ,
टेक्निक्स का मतलब क्या हुआ, टेक्निक्स कौन सी, सेपरेशन टेक्निक्स हम यूज करेंगे। क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे मिक्सचर्स रहते हैं, बहुत सारे मिक्सचर्स को हमें सेपरेट करना पड़ता है। तो पहले आप पढ़ते थे पुराने ज़माने में कि भाई चनाई के साथ यू कैन जस्ट सेपरेट योर मिक्सचर, या फिर आपके पास दूध और पानी का मिक्सचर है तो हाउ विल यू सेपरेट इट, पानी को उबाल दो, पानी उबल जाएगा और बचा हुआ मिक्सचर आपके हाथ में आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं जिनको हमें सेपरेट करना पड़ता है, और वो मिक्सचर थोड़े केमिकल मिक्सचर्स होते हैं। तो ऐसी बात की जा रही है अगर कि आपको मिक्सचर सेपरेट करने हैं, तो आप क्या करो, आप वेरियस टेक्निक्स फॉलो करो। जैसे कि हम पहली टेक्निक देखें तो सब्लिमेशन टेक्निक आपके पास होती है, दूसरी टेक्निक देखें तो आपके पास डिस्टिलेशन टेक्निक होती है। डिस्टिलेशन में भी एक होती है सिंपल डिस्टिलेशन, एक होती है आपकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसी के साथ अगर हम देखें तो वो एक होती है आपकी, अरे फिर आती है आपकी डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन टेक्निक, ये एक तरीके की टेक्निक होती है। और इन्हीं के बाद आपकी जो नेक्स्ट टेक्निक आती है वो आती है क्रोमैटोग्राफी। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है, जिसके अंदर आपकी आ गई सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी में भी आपकी होती है एक पार्टीशन और एक होती है आपकी एड्जॉर्प्शन। जितना भी पोर्शन आपका केमिस्ट्री का बचा है दैट इज मेजरली रेलिवेंट टू योर प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, कितनी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो ये यूजुअली जो है ये यूजुअली कराए जाते हैं आपको बीएससी के अंदर, इनके प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो तब आपका हाथ साफ होगा, आप चीज़ें देखोगे सामने से, देन यू विल रियलाइज कि हाँ इतनी इंपॉर्टेंस होती है इनकी। ऑल्सो इन सबको कराने के बाद एक और चीज़ आती है कि ये सब जो प्रैक्टिकल आप करोगे शायद अभी 11th के बेस पर ना करो, अभी सिर्फ आपको थ्योरेटिकली समझाया जाएगा। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिकल करोगे, इफ़ यू विल परस्यू साइंस मोर अहेड या फिर केमिस्ट्री और आगे परस्यू करोगे, तब आपको आपके मास्टर्स में और आपके बैचलर्स में दोनों में कराया जाएगा। ठीक है, इन्हीं के साथ आपकी एक और टेक्निक आती है जिसका नाम होता है क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम शॉर्ट में बात करें, शॉर्ट में क्यों, यू विल बी लाइक शॉर्ट में क्यों बात करनी, शॉर्ट में बात करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई आपका ये जो सिलेबस है ये इतनी डिमांड नहीं रखता इन सब चीज़ों की। अगर मैं बात करती हूँ सब्लिमेशन की, तो सब्लिमेशन को बोल सकते हैं कि सब्लिमेशन को हम क्या बोल सकते हैं, सब्लिमेशन को बोलो, सब्लिमेशन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये होती है एक सेपरेशन टेक्निक। पहली चीज ये होती है एक सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन टेक्निक के बाद क्या होता है, जो भी आपके सॉलिड के वेपर्स होते हैं, जो भी आपका सॉलिड होता है वो इंस्टेंटली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड अगर कन्वर्ट हो जाए वेपर्स के अंदर और फिर आप उन वेपर्स को सेपरेट कर सको, तो वहीं से आप सब्लिमेशन को जो है वो यूज कर पाते हो। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ अपने दूसरी टेक्निक की, जो ही की है क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक, जो कि है मेरी क्या, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक भी एक टाइप ऑफ सेपरेशन टेक्निक होती है, ये भी एक टाइप ऑफ सेपरेशन टेक्निक होती है। इस टेक्निक के अंदर क्या होता है कि आपके पास कोई भी मैटर था, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सोचो आप एक केमिस्ट हो, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को कर दिया है सिंथेसाइज, ये है एक सिंथेसाइज्ड कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्योंकि ये सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप अभी प्रैक्टिकल कर रहे थे, प्रैक्टिकल करके हटे हो और आपके पास कुछ कंपाउंड बन के आ गया है और उसी को मैंने बोल दिया सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको नहीं पता कि वेदर इट इज प्योर और नॉट, ये कितना प्योर है प्योर नहीं है मुझे नहीं पता। तो इसकी प्योरिटी चेक करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको डाला एक सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट सब समझते होंगे कि सॉल्वेंट किसको कहते हैं। मैंने इसको डाला एक सॉल्वेंट के अंदर, और वो सॉल्वेंट की जो प्रॉपर्टी है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो हो वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब है कि उड़ने वाला सॉल्वेंट, जैसे हमारे एल्कोहल्स होते हैं, इथेनॉल्स होते हैं, आप नेल पॉलिश रिमूवर की अगर आप बात करो,
आप बात करो अपने सैनिटाइजर्स की, अगर आप बात करो, या फिर आप अपने परफ्यूम्स की बात करो, तो ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं, उड़ जाती हैं, ठीक है। अगर आप इनको खुला छोड़ दोगे तो दे विल इवेपोरेट, ठीक है। तो इन सब की अगर हम बात करते हैं तो मुझे एक ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो कि हो वॉलेटाइल। मैंने क्या किया, मैंने इस सॉल्वेंट को लिया एक अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर, यहाँ तक मेरा था सॉल्वेंट। जैसे ही मैंने अपना सॉल्वेंट भर दिया, उस सॉल्वेंट के अंदर मैंने डाल देना है अपना ये वाला कंपाउंड, ठीक है। इस कंपाउंड को डालने के बाद अब मुझे क्या करना है, इस कंपाउंड को डालने के बाद मुझे इसको कराना है हीट अप। जैसे ही ये हीट अप हो रहा है, अब मैंने हीट क्यों कराया, हीट कराने का रीजन है, अगर आप किसी चीज को हीट करा रहे हो तो उसका रीजन क्या है, टू मेक सैचुरेटेड सोल्यूशन, टू मेक सुपर सैचुरेटेड, या बोलो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या है कि जितना भी मेरा पार्टिकल है, जितना भी मेरा कंपाउंड है, अगर वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और ऐसे डिसॉल्व होए कि मेरा जो कंपाउंड है या फिर मेरा जो अभी सोल्यूशन बन गया है वो बन गया है किस प्रकार का, वो बन गया है सैचुरेटेड। तो ऐसे सॉल्वेंट को हीट कराने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में आपको कन्वर्ट करना है। उस सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को कन्वर्ट करने का फायदा क्या हुआ, हमें क्यों करना पड़ा, तो उसको कन्वर्ट करने का फायदा ये हुआ कि आप ये वाला जो प्रोसेस है आप इसको थोड़ी देर के लिए ओपन रख दोगे, ओपन स्पेस में आप इसको रख देंगे, लेफ्ट लेफ्ट ओपन। थोड़ी देर के बाद जब आप देखोगे, तो आप देखोगे ये जो आपकी टेस्ट ट्यूब थी इसके अंदर जो कंपाउंड था, अब वो सिर्फ कंपाउंड रह गया है और उस कंपाउंड के जो थे वो बन गए हैं आपके क्रिस्टल्स। जो कंपाउंड था उस कंपाउंड के सिर्फ क्रिस्टल्स रह गए हैं, थोड़ा बहुत ही होगा कि आपका, सिर्फ थोड़ा बहुत ही होगा जो पानी रह गया होगा। और इसको आप कर लो क्या, फिल्टर तो सभी करना जानते हैं, इसको आप कर सकते हो फिल्टर, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारा इतना वॉलेटाइल होता है कि ये सारा उड़ जाता है, आपके रह जाते हैं क्रिस्टल्स। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये वाले जो आपके पास क्रिस्टल्स बन के आए हैं, इनको हम बखूबी कह सकते हैं कि ये होते हैं एकदम प्योर। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो ये प्योर नहीं थे, यहाँ पर भी तो ये कंपाउंड था, यहाँ कैसे ये प्योर हो गए। यहाँ प्योर इसलिए नहीं थे क्योंकि मैंने इनका बीपी या फिर मैंने इनका एमपी चेक किया। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, बीपी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट चेक किया। जब मैंने इनका बीपी या फिर एमपी चेक किया तो मुझे पता है अगर मेरा प्रॉपर कंपाउंड होता, प्योर होता, तो मुझे मिलते शार्प एंड पॉइंट्स, पर मुझे यहाँ तो शार्प नहीं मिला। वेर एज इतना काम करने के बाद जब मैंने यहाँ पर अपना एमपी चेक किया या फिर मैंने बीपी चेक किया, तो आई वॉज गेटिंग हियर शार्प पॉइंट्स, ये सब चीज़ें थी मेरे लिए शार्प। तो इतना समझने के बाद मुझे समझ में आया कि अगर मेरे पास कोई भी कंपाउंड सिंथेसाइज होता है वो हमेशा प्योर नहीं होता, उसकी जो इम्प्योरिटी होती है वो सॉल्वेंट के साथ मिक्स हो जाती है। मिक्स होने के बाद ये सॉल्वेंट इतना वोलेटाइल है कि वो इम्प्योरिटीज को लेकर इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि हमने उसको हीट कर दिया, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया, फिर उसको लीव कर दिया, तो वो अपने साथ इम्प्योरिटीज को ले जाता है। बट जो कंपाउंड था हमारा वो तो वॉलेटाइल नहीं है, वो वॉलेटाइल नहीं था तो वो कंपाउंड उड़ा नहीं सॉल्वेंट के साथ, देयरफॉर हमारे पास जो रह जाता है वो रहता है क्या, इसी कंपाउंड को हम बोल देते हैं क्या, प्योर कंपाउंड। और प्योर कंपाउंड हमने प्योरिटी चेक किससे की, हमने इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से प्योरिटी चेक करी, और इसी प्रोसेस को आप नाम दे देते हो क्या, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो दो टेक्निक हमने पढ़ी, अब हम पढ़ते हैं अपनी तीसरी टेक्निक जो कहती है क्या, डिस्टिलेशन। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये सब चीज़ें, तो डिस्टिलेशन, फलाना लेशन, है ना, तो डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रूड ऑयल का डिस्टिलेशन आपको कराना है, तो ये सब चीज़ें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो डिस्टिलेशन को भी आप बोलोगे क्या, ये भी एक टाइप ऑफ सेपरेशन टेक्निक होती है, ठीक है। और इस टेक्निक के अंदर ये जो टेक्निक है वो यूजुअली, जैसे हमारी क्रिस्टलाइजेशन जो टेक्निक थी वो सेपरेशन टेक्निक थी, पर इसका जो मेन बेसिस था, बेस बेस कौन था, इसका बेस था सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, कौन किसके अंदर सॉल्वेंट है, ये हमारा कंपाउंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट नहीं था तो ये नहीं उड़ा वॉलेटाइल के साथ,
यहाँ पर जो बेस रहेगा हमारा, अगर हम यहाँ के बेस की बात करते हैं तो यहाँ का जो बेस रहेगा वो सॉल्युबिलिटी नहीं होगा, वो होगा डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। अब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो शॉर्ट में ही एक्सप्लेन आई विल डू। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई दो ऐसे कंपाउंड्स हैं, कोई भी एक ऐसा मिक्सचर है मेरे पास, या तो एसीटोन प्लस वाटर का मेरे पास मिक्सचर है। मैंने देखा जो मेरे पास एसीटोन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है लेस, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है मोर, मतलब डिफरेंस तो है बॉइलिंग पॉइंट में। इतना तो हम कह सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 347 के इसका हो गया और अप्रॉक्सीमेटली 435 के इसका हो गया। ठीक है, ये डिफरेंस देते के साथ ही मैंने सोचा कि इन दोनों को सेपरेट करना है तो क्यों ना हम अपनी डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करें। डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए मैंने क्या किया, आई टुक डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए आई टुक वन राउंड बॉटम फ्लास्क। ऐसे फ्लास्क को बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। और इस फ्लास्क के नीचे, इस ही फ्लास्क के नीचे मैंने लगा दी हीट। ठीक है, और यहाँ पर था मेरा सोल्यूशन, ये है मेरा सोल्यूशन जो कि दोनों चीजें कंटेन करके रखता है। ये पूरा सोल्यूशन था जो कि दोनों चीजें कंटेन करके रखता है। अब इस सोल्यूशन के अंदर, मैंने क्या किया, एक जगह डाला मैंने थर्मामीटर, दिस इज माई थर्मामीटर। ठीक है, क्योंकि हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा। और वहीं से दूसरे में मैंने डाला अपना एक कंडेंसर, इस कंडेंसर के अंदर होता है पानी। ठीक है, इस कंडेंसर के अंदर होता है पानी, यहाँ सारे में इस कंडेंसर के अंदर मैंने भर दिया पानी। अब जैसे ही इस कंडेंसर के अंदर पानी आ गया तो यहाँ पर आता है एक नॉब जिसके अंदर मुझे चीज़ें कलेक्ट करनी है। ये मेरे फ्लास्क है, यहाँ मुझे चीज़ें कलेक्ट करनी है। अब क्या होता है, जैसे ही मैंने इसके अंदर अपना मिक्सचर डाला, मिक्सचर डाल दिया, मिक्सचर डालने के बाद क्या हुआ, मैंने इसको हीट करना शुरू किया। हीट करते के साथ मैंने टेम्परेचर पर नोटिंग देखी, टेम्परेचर नोट किया मैंने, टेम्परेचर था कम तो क्या हुआ, मेरा सोल्यूशन इवेपोरेशन में शुरू हो गया, मेरे सोल्यूशन के बन गए वेपर्स, और वो वेपर्स ट्रैवल कर रहे हैं अंदर। जैसे ही वो वेपर्स ट्रैवल कर रहे थे तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो हुआ इवेपोरेट, इवेपोरेट करने के बाद क्या हुआ, वो गए कंडेंसर के अंदर। इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसर, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पानी है। ठीक है, तो पानी भरा जाता है, इसके अंदर होल्स होते हैं, यहाँ पर आप पानी भर सकते हो, पानी निकाल सकते हो और एक पानी डाल सकते हो। तो यहाँ पर हो रहा है प्रोसेस क्या, कंडेंसेशन, क्योंकि ये जो मेरे वेपर्स थे अब इन वेपर्स का कन्वर्ट हो रहा है, अब ये जो मेरे वेपर्स थे ये वेपर्स कन्वर्ट हो रहे हैं मेरे ड्रॉप्स में, और वो ड्रॉप्स धीरे धीरे ट्रैवल कर रही हैं, और ट्रैवल करते करते वो कहाँ पहुंची, वो ड्रॉप्स ट्रैवल करते करते इस बीकर के अंदर पहुंच गई। जब मैंने इस बीकर को कलेक्ट कर लिया और कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ सोल्यूशन आ गया, और ये था मेरा एसीटोन, क्योंकि पहले वेपर्स एसीटोन के बने। फिर मैंने दोबारा अपना टेम्परेचर नोट किया, इस बार टेम्परेचर नोट किया तो हाई था वैल्यू टेम्परेचर का, तो अब दोबारा वेपर्स बनने शुरू हुए, वेपर्स बने, जैसे ही वेपर्स बने फिर यहाँ से वेपर्स हुए फिर से कंडेंस, और ये कंडेंस वेपर्स अब हम इस फ्लास्क को कर देंगे साइड, और इसको हम पहुंचा देंगे इसके अंदर, और यहाँ जो मेरा कलेक्ट हुआ दैट वाज वाटर। ठीक है, सो दैट इज समथिंग लाइक जिसको आप यूजुअली सेपरेट कर सकते हो। इस तरीके से आप जो है चीज़ों को सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर चेंज था, दोनों के बॉइलिंग टेम्परेचर्स के अंदर जो था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैल्यूज थी। अप्रॉक्सीमेटली इसका रेंज ले लो 50 से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, और वाटर की अगर आप बात करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का होता है। ठीक है, इसका तो 50 से 80 के रेंज में हो गया, और वाटर की बात करेंगे तो 100, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गए। बॉइलिंग पॉइंट में चेंज होने की वजह से हमने ये पूरा सेटअप लगाया, और सेटअप लगाते के साथ ही हमने चीज़ों को कर लिया है सेपरेट। इसी को बोलते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। क्या हो अगर हमें और बेहतरीन चीज़ें सेपरेट करनी हो, जैसे अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करती हूँ, क्रूड ऑयल से हम कितना कुछ निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं पेट्रोलियम,
हम निकाल सकते हैं एलपीजी, हम निकाल सकते हैं नेचुरल गैस, ठीक है। इसी के साथ हम निकाल सकते हैं डीजल, और इसी के साथ हम निकाल सकते हैं अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ तो डिस्टिलेशन अलग प्रोसेस का होगा, तो इस प्रोसेस में जहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें सेपरेट करनी पड़ जाए, ऐसे प्रोसेस में हमें जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करना है, तो ऐसे ही प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, ऐसे ही प्रोसेसेस को हम बोलते हैं अपना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऐसे प्रोसेसेस को बोला जाता है क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी सेम कहानी है। सेम कहानी कैसे, कि आपके पास कोई एक चेम्बर होगा, चेम्बर के अंदर, जिसके अंदर आप अपना सैंपल डालोगे। इस चैम्बर से आप होगा फर्नेस के थ्रू कनेक्टेड। जैसे ही आपका फर्नेस आ जाएगा, फिर इस फर्नेस को मिलेगी हीटिंग सेटअप। हीटिंग सेटअप के पास अपने अलग 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 चेम्बर्स होते हैं। ये जो चेम्बर्स होंगे इनका अपना डिफरेंट टेम्परेचर होता है। तो यहाँ होता है कूलेस्ट और यहाँ होता है हॉटेस्ट। ये होते हैं आपके चेम्बर्स। पहले आपका सैंपल डलेगा, फिर फर्नेस, फर्नेस के थ्रू हीट मिल रही है, और हीटिंग के थ्रू ही आप इसको कर सकते हो रिफाइन। तो यहाँ से आप रिफाइंड चीज़ें निकाल सकते हो, जैसे कि यहाँ से आपने रिफाइंड ऑयल निकाल लिया, फिर एलपीजी निकाल ली, नेचुरल गैस निकाल ली, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें यू कैन जस्ट सेपरेट जस्ट लाइक दैट। तो बस यहाँ पर जो चेम्बर होते हैं उनका जो टेम्परेचर रहता है, दैट टेम्परेचर डिफरेंस इज ऑब्जर्व, बाकी सब चीज़ें सेम रहती हैं। तो इसी को बोल देते हो आप क्या, डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्यों, क्योंकि जितने भी सारे चेम्बर्स हैं सबका टेम्परेचर होगा डिफरेंट। तो जो सबसे ज़्यादा हॉट होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, वो यहाँ पर सेपरेट होगा, कंडेंसेशन उसकी यहाँ पर होगी, और जो सबसे ज़्यादा कोल्ड होगा उसका सेपरेशन सबसे ऊपर हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली बाकी चीज़ें आप सेपरेट कर पाओगे। तो हमने अभी तक कितने सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ ली, हमने अभी तक सेपरेशन टेक्निक्स कवर करी है, जिसमें से हमारी है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हमने कवर कर ली, सब्लिमेशन के बाद हमने डिस्टिलेशन कवर कर ली। अब हम चलते हैं अपनी क्रिस्टलाइजेशन की तरफ, हमने कवर कर लिया। और अब हम चलते हैं अपनी डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। ये कुछ नहीं होता डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, आप खुद से रीड कर लेना, यू विल गेट टू नो। बस एक शॉर्ट में बता देते हैं क्या, कि अगर आपके पास कोई भी दो सोल्यूशन है और उनको आपको सेपरेट करना है, सपोजिटली बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कहीं बहुत ही बहुत 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 कम डिफरेंस है, तो आप क्या करो, आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लो। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर वाटर के अंदर तो सॉल्यूबल नहीं होता, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ही सॉल्यूबल होता है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को आपने डिसॉल्व कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके अंदर, और फिर आप उसको डिफरेंशियल सेपरेशन टेक्निक यूज करके यू कैन जस्ट सेपरेट द मिक्सचर। अब हम चलते हैं अपने क्रोमेटोग्राफी की तरफ, जो कि है इंपॉर्टेंट टेक्निक। तो जब हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है, ये एक वर्ड से आया है क्रोमा। क्रोमा का ग्रीक में मतलब होता है कलर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो क्या होता है, अगर आप चीजों को सेपरेट कर रहे हो, तो सेपरेशन हो रहा है और आपको दिख भी रहा है वो सेपरेशन, पर यहाँ पर आपको कलर विजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, तब आप देख पाओगे। इसी के साथ चलो मान लिया आपका क्रोमा है, सेपरेट हो रहा है कलर, तो इसको भी आप बोलोगे क्या, एक सेपरेशन टेक्निक है। और ये सेपरेशन टेक्निक दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका जो पहला पार्ट है वो कहता है पार्टीशन के थ्रू आप करो, दूसरा पार्ट कहता है एड्सॉर्प्शन के थ्रू भी आप कर सकते हो। या तो आप पार्टीशन के थ्रू करो या फिर आप एड्सॉर्प्शन के थ्रू करो। पार्टीशन के थ्रू करने का मतलब क्या होता है, चीजें आपस में हो जाएंगी पार्ट, टूट जाएंगी। और एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, चीजें होंगी एड्सॉर्ब, जिसकी वजह से एक चीज तो एड्सॉर्ब हो रही होगी, पर दूसरी चीज जो है वो निकल जाएगी आगे। तो एक चीज चिपक के रह जाती है वहीं से और दूसरी चीज निकल जाती है आगे, तो ड्यू टू विच दोनों चीजें हो जाती हैं सेपरेट। यहाँ पर हमारे पास दो केसेस होते हैं, एक होता है मोबाइल फेज और एक होता है स्टेशनरी फेज।
मोबाइल फेज का मतलब हुआ, मोबाइल फेज की अगर मैं बात करूं तो मोबाइल फेज का मतलब हुआ ये फेज होता है मूविंग फेज, और ऐसे फेज में यूजुअली हम लेते हैं सॉल्वेंट जो कि वॉलेटाइल हो इन नेचर। यहाँ पर अगर हम स्टेशनरी फेज की बात करते हैं तो ये रहता है स्टेशनरी फेज, एज द नेम सजेस्ट स्टेशनरी रहेगा। तो यहाँ पर आप लेते हो जेल्स, जेल्स में भी कौन, सिलिका, एल्यूमिना, ग्लास, ये सब चीज़ें आप लेते हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक फेज रहेगा बिल्कुल स्टेशनरी और एक फेज रहेगा जो अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। जब मूवमेंट होती है तो क्या होगा, जो भी आपका, जैसे कि मुझे एक पेन को सेपरेट करना है, इस पेन के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, मुझे उनको सेपरेट करना है। अब एक फेज है मूविंग फेज और एक फेज है स्टेशनरी फेज। इस पेन के अंदर सारे पार्टिकल्स हैं, तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो मूविंग फेज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिनको पसंद आया मूविंग फेज, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनको चलना फिरना पसंद नहीं है, बस उनको क्या पसंद है, वो उनको रहना स्टेशनरी पसंद है। तो जो मूविंग फेज के साथ आ जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो मूविंग फेज के साथ अप एंड डाउन मूवमेंट शो करेंगे, और जो चिपक के रह जाएंगे अपने स्टेशनरी फेज के साथ, उनको हम पीछे रख देते हैं। मूविंग फेज के साथ जाने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं वो भाग के जाते हैं मूविंग फेज के साथ, और हम जल्दी से मूविंग फेज को कर लेते हैं कलेक्ट। और जो मूविंग फेज के साथ नहीं आना चाहते थे, जो स्टेशनरी फेज के साथ अट्रैक्टेड थे, वो क्या करेंगे, वो आना ही नहीं चाहेंगे मूविंग फेज के साथ। तो वो लास्ट में एंड से ढूलते हिलते ढूलते ऐसे 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 आ रहे होते हैं मूविंग फेज के साथ ही, तो हम उनको सेपरेटली कलेक्ट कर लेते हैं। तो यही प्रोसेस, यही जो हम काम कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। अब क्रोमैटोग्राफी के लिए हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक होती है पार्टीशन और एक होती है एड्जॉर्प्शन। अगर मैं पार्टीशन की बात करती हूँ तो पार्टीशन में सबसे पहले नाम आता है आपका, अगर मैं बात करती हूँ पार्टीशन की, पार्टीशन में सबसे पहले नाम आता है आपका पेपर क्रोमैटोग्राफी। क्या होता है, आपके पास एक पेपर दिया जाएगा, इस पेपर को बोलते हैं क्रोमैटोग्राफिक पेपर। ये रेडियल भी हो सकता है या फिर आपका ये ऐसे ऐसे भी हो सकता है, कोई भी टाइप का हो सकता है। तो अगर आप ऐसे ले रहे हो तो ये नॉर्मल पेपर है, और अगर आप ऐसा ले रहे हो तो इसको बोलते हैं रेडियल क्रोमैटोग्राफी, क्योंकि सर्कल है ना, तो रेडियल क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। क्रोमैटोग्राम प्रोसेस बोलेंगे इसको। क्या हुआ कि मेरे पास कोई एक सोल्यूशन था, यहाँ पर मेरे पास कोई एक सोल्यूशन था, इस सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें मिक्स थी। अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी निकाली एक ड्रॉप, और पहले मैंने पेंसिल से यहाँ पर अपनी चीज़ें मार्क की हुई है, पहले मैंने एक लाइन मार्क की हुई है, थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर करके मैंने लाइन में मार्क किया हुआ है अपनी चीज़ों को। तो जैसे ही मैंने अपनी चीज़ों को लाइन में मार्क किया हुआ है, जैसे मैंने अपनी चीज़ों को लाइन में मार्क किया हुआ है, तो उसके बाद यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर मैंने चीज़ों को मार्क किया है। बताएंगे क्यों 5 सेंटीमीटर मार्क किया। अब मैंने यहाँ से निकाली एक ड्रॉप, और उस ड्रॉप को मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान से प्लेस कर देना है अपने इसके ऊपर। जैसे ही मैंने ड्रॉप को इसके अंदर प्लेस किया, अब ये पूरा क्रोमैटोग्राम उठा करके, पेपर उठा करके मुझे रख देना है एक चैम्बर के अंदर। जैसे ही मैंने इसको चैम्बर के अंदर रखा, और चैम्बर के अंदर मैं डालूंगी एक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो कि होगा मेरा वोलेटाइल। ये थोड़ा बहुत मिक्सचर रहता है वोलेटाइल का, और ये वोलेटाइल होने के साथ साथ मेरा बन जाएगा क्या, मूविंग फेज। आप बोलोगे मूविंग फेज तो आ गया, हाउ अबाउट द दिस फेज, क्या स्टेशनरी फेज। तो यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज होता है, स्टेशनरी फेज होता है आपका वाटर ट्रैप्ड इन सेल्यूलोज। जो पेपर है ना, पेपर बना है सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज के अंदर भी तो थोड़ा बहुत पानी होगा, तो बस उसी पानी को हम बोल देते हैं क्या, उसी पानी को हम बोल देते हैं अपना स्टेशनरी फेज, ठीक है। यहाँ से इतना समझने के बाद मैंने डाल दिया है अपने इसके अंदर मैंने डाल दिया है सॉल्वेंट। ये आ गया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इतना होना चाहिए कि आपकी ये जो रेड लाइन है, आपकी ये जो रेड लाइन है, ये सिर्फ इसका बॉटम ही टच करे, सिर्फ बॉटम, सिर्फ इतना ही पोर्शन इसका टच हो। इतना टच होने के बाद आपको इसको कवर कर देना है एक लिड से। आप इसको कवर कर देंगे एक लिड से। लिड से कवर करने के बाद अब क्या होगा, ये सॉल्वेंट धीरे 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 मूव अप करना शुरू करेगा, वॉलेटाइल है, उड़ना शुरू करेगा। तो जैसे ये सॉल्वेंट अप मूव करेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एक डॉट के पास पहुंच चुका होगा।
अब ये डॉट के अंदर क्या है, डॉट के अंदर तो मेरे सारे पार्टिकल्स हैं, जितने भी टाइप ऑफ पार्टिकल्स थे। कुछ पार्टिकल्स डॉट के क्या करेंगे, इस सॉल्वेंट के साथ ऊपर चढ़ना चाहेंगे, और कुछ पार्टिकल्स क्या करेंगे, ऊपर चढ़ना नहीं चाहेंगे। तो क्या होगा, जब मेरा सॉल्वेंट एक लिमिट तक यहाँ पहुंच चुका होगा, मैं इस क्रोमैटोग्राम को निकालूंगी बाहर। बाहर निकालने के बाद मेरा क्रोमैटोग्राम अब कुछ ऐसा दिख रहा है, जहां पर मुझे एक तो ये, जहां तक मेरा सॉल्वेंट चढ़ा था वो, एक वो वाली लाइन जो मैंने ऑलरेडी मार्क की थी वो, एक वो वाला पॉइंट जहाँ पे मेरे पास सॉल्वेंट मैंने जो जहाँ पे मैंने मिक्सचर मार्क किया था वो, और यहीं से कुछ दूरी पर एक यहाँ पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट और एक यहाँ पॉइंट दिख रहे हैं। अब इन पॉइंट्स का आने का क्या मतलब है, जब मैंने तो सिर्फ इतना पॉइंट मार्क किया था, बाकी पॉइंट्स क्यों आए, बाकी पॉइंट्स इसलिए आए क्योंकि वो चीजें हो गई हैं सेपरेट। जो जो चीज इसके अंदर थी, आपने मिक्सचर जो लिया था उसके अंदर थी, वो चीजें हो गई हैं सेपरेट। सेपरेट कैसे हुई, वो चल रही थी आपके सॉल्वेंट के साथ। सॉल्वेंट जितनी तेजी से चढ़ा, पहली चीज उतनी तेजी से चढ़ गई, मतलब ये मोबाइल फेज के साथ ज्यादा अच्छी थी एज कम्पेयर टू ये वाली और ये वाली। तो धीरे धीरे नीचे आते गए, मतलब मोबाइल फेस के साथ अट्रैक्शन कम होती चली गई और चीजें हो गई हैं आपकी सेपरेट। तो इनको आप निकाल सकते हो, ये होता है आपका सेपरेटेड, ये होता है आपका सेपरेटेड मिक्सचर। मिक्सचर आप सेपरेट हो गया, ये कंपाउंड्स बन गए हैं प्योर, और इन्हीं के थ्रू हम इनके लिए कैलकुलेट करते हैं क्या, रिटार्डेशन फैक्टर या रिटार्डेशन वैल्यू। अब ये रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है, रिटार्डेशन फैक्टर होता है, जैसे मुझे ए के लिए निकालना है, सपोज मुझे रिटार्डेशन फैक्टर ए के लिए निकालना है, तो मैं बोलूंगी डिस्टेंस ए का अपॉन डिस्टेंस सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का डिस्टेंस कौन सा कहलाया जाएगा, ये डिस्टेंस आपका सॉल्वेंट का कहलाया जाएगा, और ये डिस्टेंस आपका ए का कहलाया जाएगा। कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है डिस्टेंस, क्योंकि आपने पॉइंट को कहाँ मार्क किया था, यहाँ पर मार्क किया था, इसीलिए। तो अब ये पूरा जो बन गया आपका, इसी को बोलते हो आप क्रोमैटोग्राम, और यहाँ से आप लेते हो क्या, रिटार्डेशन वैल्यू, और रिटार्डेशन वैल्यू आप सेपरेटेड मिक्सचर्स की जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो थी पेपर क्रोमैटोग्राफी, इसको बोलते हो क्या, पूरे प्रोसेस को बोलते हैं पेपर क्रोमैटोग्राफी। अगर पेपर क्रोमैटोग्राफी की जगह हम कोई दूसरा पढ़े, जैसे कि अगर हम पढ़े अपने थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी या फिर कॉलम क्रोमैटोग्राफी, तो इससे पहले आपको जानना पड़ेगा एड्सॉर्प्शन का फैक्टर। एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है चीजें हो जाएंगी एड्सॉर्ब। कोई भी मोबाइल फेज होगा तो वो तो मूव ऑन करता रहेगा लाइक दैट ऑफ सॉल्वेंट, तो वो अप एंड डाउन मूवमेंट होता रहेगा। बट अगर हम बात करते हैं अपने एड्सॉर्प्शन की, तो एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी का मतलब होता है अगर कोई आपके पास स्टेशनरी फेस है तो वो पार्टिकल्स को अपने अंदर एड्सॉर्ब कर लेता है। मतलब एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है जिसके अंदर आपके पार्टिकल्स जो हैं वो हो जाते हैं एड्सॉर्ब। तो ये भी दो टाइप की होती है, पहले होती है थिन लेयर। थिन लेयर के अंदर क्या होता है, आपकी ये शीट रहती है, इसके ऊपर बाहर से एक नॉर्मल पेपर की तरह ही एक्ट करता है, पर जो इसको पीछे का पोर्शन होता है, जो इसके पीछे का पोर्शन होता है, उसके ऊपर रहती है एक सिलिका की कोटिंग, सिलिका एल्यूमिना की कोटिंग रहती है। और ये जो कोटिंग होती है यही काम करती है किसका, एड्सॉर्प्शन का। और ये काम होने के बाद आप इस शीट के ऊपर फिर से वही काम दोहरा सकते हो। क्या काम, शीट को लिया, शीट के ऊपर पेंसिल से मार्क किया, मार्क करने के बाद आपने लगा देना है शीट के ऊपर एक डॉट। डॉट लगाते के साथ ही आप उसको रखो सॉल्वेंट के अंदर, ये आपका सॉल्वेंट हो गया, वॉलेटाइल सॉल्वेंट। और जैसे ही ये सॉल्वेंट ऊपर ट्रैवल करता है आपको दिखते हैं सेपरेटेड डॉट्स, और ये सेपरेटेड डॉट्स को ही हम क्या बोल देते हैं, क्रोमैटोग्राम। और ये क्रोमैटोग्राम को ही प्रॉपर चीज में हम बोल देते हैं क्या, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। ये होता है आपका पूरा प्रोसेस क्रोमैटोग्राफी का। तो कुछ इस तरीके से आप क्रोमैटोग्राफी को कैरी आउट कर सकते हो। अगर क्रोमैटोग्राफी पेपर के साथ नहीं करनी है तो आप क्या करो, आप लो अपने कॉलम्स, इस कॉलम के अंदर यहाँ पर है एक स्टॉपर, इसको बोलते हैं स्टॉपर। इस कॉलम के अंदर क्या होता है, पहले आप डाल देते हो मिट्टी, मिट्टी डालने के बाद आप इसके अंदर डाल देते हो सिलिका जेल, एड्सॉर्प्शन फेस।
इसे डालने के बाद आप इसके अंदर डालते हो कॉटन वूल, इसे डालने के बाद आप इसके अंदर डालते हो अपना मिक्सचर, और मिक्सचर डालने के बाद आप इसके अंदर डाल सकते हो सैंड। कुछ इस प्रकार से आपका जो है कॉलम बन जाता है। अब जो ये था आपका, ये जो निकल के आया आपका मिक्सचर, ये जो निकल के आया आपका मिक्सचर, ये मिक्सचर क्या होता है, सॉल्वेंट प्लेस करते के साथ ही, जैसे ही आप सॉल्वेंट भगाओगे, ये मिक्सचर के कुछ पार्टिकल्स जो है वो सॉल्वेंट के साथ चिपक जाते हैं। चिपकते के साथ ही वो यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं, यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं, यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं, वो सीधा आते हैं नीचे। नीचे आएंगे तो भाई हम लेके बैठे हैं अपना बीकर, और आओ हम तुम्हें कलेक्ट कर लें। कलेक्ट करते के साथ ही हम क्या करेंगे, इस बीकर को कर देंगे इधर। तुम्हारा कलेक्शन हो गया। अब हमें चाहिए कोई दूसरा कलेक्शन। दूसरा कलेक्शन, इसके अंदर और भी पार्टिकल्स बैठे थे, तो उन पार्टिकल्स को हमने क्या किया, जब हमारे और भी पार्टिकल इसके अंदर बैठे थे, वो पार्टिकल कुछ कुछ इससे तो अट्रैक्ट हो गए पर बाकियों से नहीं हुए, तो वो आने शुरू हुए नीचे। हमारा दूसरा बीकर था, हमने उसको कलेक्ट कर लिया। उसको कलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसको भी रख देंगे इधर। हम इस बीकर को बिठा देंगे इधर। इधर इस बीकर को बिठाने के बाद, इस बीकर को इधर बिठाने के बाद अब हम क्या करते हैं, हम अपना दूसरा लेकर आते हैं। दूसरा कोई बीकर ढूंढेंगे। दूसरा बीकर ढूंढा, यहाँ पर देखा कुछ कुछ तो होगा, यहाँ पर जो यहाँ सेलेक्ट नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, पर यहाँ थोड़ा बहुत ही लग रहा है, तो वो आएगा लास्ट में। हम अपना एक और बीकर लेके बैठे थे और यहाँ पर हो जाएगा कलेक्ट। तो ऐसे हम अपने मिक्सचर को डिफरेंट 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 बीकर्स के अंदर या फिर कोनिकल फ्लास्क के अंदर हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं। और जिस तरीके से ये इल्यूजन हो रहा है, ये हमने डाला था और ये आ रहा है नीचे, इसी तरीके से इसको बोलते हैं इल्यूजन। और जो हमने सॉल्वेंट यूज किया था उसके लिए उसको बोलते हैं इल्यूटेंट। तो ऐसे ही प्रोसेस को आप नाम देते हो क्या, कॉलम क्रोमैटोग्राफी। यहाँ पर ये आपका एक्ट कर रहा है एज मूविंग फेज, और इसी के साथ आपकी जो चीज़ें थी, ये वाली चीज़ें, ये एक्ट करती हैं आपके लिए एज स्टेशनरी फेज। और इस तरीके से आप कर सकते हो चीज़ों को सेपरेट। तो ये था आपका क्रोमैटोग्राफी का पूरा तरीका। ठीक है, तो हमने पढ़ी एड्सॉर्प्शन भी हमने पढ़ ली, और हमने पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी भी पढ़ ली, और इसी के साथ हमारी सारी सेपरेशन टेक्निक्स हो जाती हैं खत्म। आई कैन गिव यू अ लुक कि कैसे हमने क्रोमैटोग्राफी कवर करी। हमने अपनी कवर करी क्रिस्टलाइजेशन। पहले हमने क्रिस्टलाइजेशन किया था, क्रिस्टलाइजेशन के बाद हम पहुंचे थे अपने डिस्टिलेशन के पास, और डिस्टिलेशन के बाद हम पहुंचे थे अपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या फिर डबल ट्रिपल 4 गुना डिस्टिलेशन जो होता है, आप वो भी करवा सकते हो। फिर इन्हीं के बाद हमने किया अपना क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी में पहले हमने पढ़ा पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी, उसी के बाद हमने पढ़ा थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, और उसके बाद हमने पढ़ी थी अपनी क्या, कॉलम क्रोमैटोग्राफी। कॉलम में मतलब कॉलम में यूजुअली डिवाइडेड रहते हैं, आपके सेपरेटेड पार्टिकल्स रहते हैं जो कि एब्जॉर्ब करेंगे, हर लेवल पर एब्जॉर्ब करेंगे। कोई नीचे से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, कोई ऊपर से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। एल्यूएंट पर डिपेंड करता है कि कौन कितनी तेज़ी से नीचे जा रहा है। ये बेसिकली थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है, अगर आप इसको करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मुझे नहीं लगता शायद आपकी 11th में आपको ये करा दिया जाए, बट हाँ काफ़ी हद तक शायद आपको पेपर क्रोमैटोग्राफी करा दे, तो पेपर क्रोमैटोग्राम आप बना करके चिपका सकते हो। रेस्ट इज इन द हैंड्स ऑफ योर टीचर, स्कूल टीचर, दैट इज नॉट इन माइंड। सो तब तक के लिए यू कैन जस्ट टेक अ व्यू ऑन द लेक्चर, हाउ द थिंग्स आर गोइंग, एंड स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग।